जब बीरबल ने पूरे दरबार को एक ही सवाल में उलझा दिया। वो दिन कुछ अलग ही था। सुबह से ही अकबर का मूड हल्का फुल्का था। हवेली के बगीचे में गुलाब खिले थे, फव्वारों से पानी छलक रहा था और पंछियों की चहचहाहट वातावरण में मिठास घोल रही थी। लेकिन बादशाह अकबर के चेहरे पर वो मुस्कान थी जो आमतौर पर तब आती थी जब वे किसी को मुश्किल में डालने वाले होते थे। उस दिन दरबार का माहौल भी कुछ बदला बदला था। मंत्रीगण, कवि, व्यापारी और सैनिक सब अपनी अपनी जगह बैठे थे। बीरबल भी मुस्कुराते हुए पंक्ति में बैठे थे, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि आज कुछ मजेदार होने वाला है। अकबर ने अपना म्यान से चमचमाती तलवार निकालकर सामने रखी और बोले, आज दरबार में एक खेल होगा। जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे ये तलवार इनाम में मिलेगी। लेकिन अगर कोई जवाब न दे सका तो उसे दरबार से 1 महीने के लिए बाहर कर दिया जाएगा। सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हुजूर, सवाल क्या है? एक मंत्री ने घबराते हुए पूछा। सवाल जो सुनते ही सब सन्ना। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा हो उतनी ही हल्की लगने लगती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद कानाफूसी शुरू हुई। क्या ये हवा है? एक मंत्री ने सोचा। नहीं, हवा ज्यादा हो तो तूफान बन जाती है और भारी लगती है। दूसरे ने कहा। एक सेनापति ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, जवाब है खुशी। ज्यादा खुशी हो तो इंसान हल्का महसूस करता है। अकबर मुस्कुराए। गलत। बहुत ज्यादा खुशी भी बोझ बन सकती है। दूसरा जवाब फेल। एक कवि खड़ा हुआ। मेरे ख्याल से जवाब है सपने। अकबर ने सिर हिलाया। सपनों में खो जाना अच्छा है, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा हो और पूरे न हो तो बोझ ही लगते हैं। तीसरा जवाब फेल। एक व्यापारी बोला, हुजूर, सोना जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा और हल्का लगता है। बीरबल ने मुस्कुरा दिया और अकबर ने कहा, गलत। ज्यादा सोना तो भारी ही पड़ता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। अब दरबार में बेचैनी फैल गई थी। सभी सोच रहे थे, आखिर ये कौन सी चीज है जो अकबर के सवाल पर खरी उतरती है? मंत्री अपनी पगड़ियों को मसल रहे थे, कवि मूछें सहला रहे थे और व्यापारी तो पसीना पोंछने लगे थे। जब सभी चुप हो गए, बीरबल आराम से उठे, हाथ पीछे बांधकर अकबर की ओर बढ़े और बोले, जहां पनाह, अगर मैं सही जवाब दूं तो सिर्फ तलवार ही नहीं, आपकी मुस्कान भी इनाम में चाहिए। अकबर हंसे। अगर जवाब सही हुआ तो दोनों तुम्हारे। बीरबल का जवाब। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, वो चीज है ज्ञान। ज्ञान जितना ज्यादा होता है उतना ही हल्का महसूस होता है, क्योंकि वो बोझ नहीं बल्कि ताकत है। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराए। वाह बीरबल, यही तो जवाब था। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन कुछ मंत्रियों के चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी। फिर से बीरबल जीत गया। अब तो 1 महीना बाहर जाने का डर भी टल गया। अकबर की सीख। अकबर ने तलवार उठाकर बीरबल को दी और बोले, तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार या सोने में नहीं बल्कि ज्ञान में होती है। मोरल, ज्ञान ही एकमात्र चीज है जो जितना बढ़े उतना हल्का और फायदेमंद होता है। बाकी हर चीज की अधिकता बोझ बन सकती है। जब बीरबल ने चिड़िया का घोंसला बचाने के लिए राजा को मनाया। फतेहपुर सीकरी का वो दिन खास था। हल्की हल्की हवा महकते फूलों की खुशबू ला रही थी और महल के बगीचे में रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थी। अकबर शाह सुबह की सैर पर निकले थे। साथ में थे बीरबल, 2-4 अंगरक्षक और बाग के माली। अकबर का मूड अच्छा था। वे पेड़ों, फूलों और फव्वारों को निहारते हुए कभी किसी पौधे के बारे में पूछते तो कभी पक्षियों को देखकर खुश हो जाते। चलते चलते राजा की नजर एक बड़े पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। पेड़ थोड़ा झुका हुआ था और उसकी कुछ जड़ें ऊपर दिखाई दे रही थी। अकबर ने माली से पूछा, ये पेड़ इतना झुका क्यों है? दिखने में तो अच्छा नहीं लग रहा।
माली बोला, हुजूर, इसकी जड़ें कमजोर हो गई हैं। अगर तेज आंधी आए तो ये गिर सकता है। अकबर ने बिना देर किए कहा, तो फिर इसे कल ही काट दो। इसके बदले नया पौधा लगा देना। बीरबल का चेहरा बदल गया। उन्होंने देखा कि पेड़ की एक मोटी डाल पर एक छोटा सा चिड़िया का घोंसला बना हुआ है। उसमें एक नन्ही सी चिड़िया बैठी थी और घोंसले में 3-4 सफेद अंडे थे। बीरबल ने सोचा, अगर ये पेड़ काटा गया तो घोंसला भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सीधे सीधे विरोध करने से राजा शायद माने नहीं, क्योंकि उन्हें सुरक्षा और व्यवस्था की चिंता थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये पेड़ कई साल पुराना है, इसे काटना ठीक नहीं होगा। अकबर, लेकिन बीरबल, ये झुका हुआ है और खतरनाक हो सकता है। बीरबल, हुजूर, खतरा केवल आंधी आने पर है, और वो भी शायद। अगर हम इसकी देखभाल करें तो ये और कई साल खड़ा रह सकता है। अकबर, मैं समझता हूं, लेकिन सुरक्षा पहले। बीरबल जानते थे अब उन्हें एक अलग तरीका अपनाना होगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, क्या आपको अपने बचपन की कहानियां याद है? अकबर, हां, क्यों? बीरबल, जब आप छोटे थे, आपकी अम्मी जान आपको सोने से पहले कहानियां सुनाती थी। उनमें पक्षियों के बारे में भी होती थी ना? अकबर मुस्कुराए। हां, खासकर वो कहानी जिसमें एक चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए आंधी से लड़ती है। बीरबल ने पेड़ की डाल पर बैठे घोंसले की ओर इशारा किया। वो देखिए हुजूर, यहां भी एक मां चिड़िया है जो अपने बच्चों के आने का इंतजार कर रही है। अगर ये पेड़ कट गया तो उसका घर, उसका सपना, सब खत्म हो जाएगा। अकबर ने घोंसले की ओर देखा, लेकिन बोले कुछ नहीं। बीरबल ने राजा से कहा, जहांपनाह, मान लीजिए आपसे कोई कहे कि आपका महल पुराना हो गया है और उसे गिरा देना चाहिए, लेकिन उसमें आपकी रानियां, बच्चे और लोग रहते हैं, तो आप क्या करेंगे? अकबर, मैं पहले उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाऊंगा, फिर सोचूंगा महल तोड़ना सही है या नहीं। बीरबल, बस हुजूर, ये पेड़ भी उस महल जैसा है, यहां भी एक परिवार रहता है, बस फर्क इतना है कि ये पंखों वाला परिवार है। अकबर चुपचाप बीरबल को देखते रहे। बीरबल ने सुझाव दिया, हुजूर, आइए हम दरबार में ये मामला सबके सामने रखें, देखते हैं लोग क्या कहते हैं। अगले दिन दरबार में माली ने पेड़ काटने का कारण बताया। फिर बीरबल ने घोंसले की कहानी सुनाई। दरबार में बैठे ज्यादातर लोग बोले, जहांपनाह, पेड़ बचाना चाहिए, इसे सहारा देकर मजबूत किया जा सकता है। अकबर को लगा, अगर जनता भी यही चाहती है तो क्यों न इसे आजमाया जाए। माली को आदेश दिया गया कि पेड़ को लोहे की जंजीरों और सहारों से मजबूती दी जाए, जड़ों के पास नई मिट्टी डाली जाए और पानी की व्यवस्था की जाए। बीरबल ने खुद घोंसले के नीचे एक छोटी सी छतरी जैसा लकड़ी का शेड बनवाया, ताकि बारिश और धूप से अंडों को नुकसान न हो। 3 हफ्तों में पेड़ और हरा भरा हो गया। घोंसले से चहचहाट की आवाज आने लगी। अंडों से नन्ही नन्ही चिड़ियां निकल आई थी। राजा अकबर खुद देखने आए और मुस्कुरा दिए। अकबर, बीरबल, तुम्हारी बात सही थी। अगर हमने धैर्य रखा और थोड़ी मेहनत की तो पेड़ भी बचा और एक परिवार भी। बीरबल, हुजूर, कभी कभी आसान रास्ता, जैसे काट देना, सही नहीं होता। असली समझदारी सही रास्ता चुनने में है, चाहे वो थोड़ा कठिन क्यों न हो। इस घटना के बाद अकबर ने आदेश दिया, जब तक कोई पेड़ इंसानों को सीधा नुकसान न पहुंचा रहा हो, उसे बचाने की पूरी कोशिश की जाए, और अगर उस पर कोई पक्षी या जानवर का घर हो तो पहले उनकी सुरक्षा का इंतजाम हो। धीरे धीरे पूरे राज्य में पेड़ काटने से पहले 2 बार सोचने की आदत बन गई। लोग अपने बाग बगीचों में पक्षियों के लिए पानी और घोंसले रखने लगे। मोरल, सच्ची ताकत सिर्फ इंसानों को नहीं, बल्कि प्रकृति और उसके छोटे बड़े सभी जीवों को साथ लेकर चलने में है। अगर हम दूसरों के घर बचाते हैं तो हमारा घर, यानी ये धरती, भी सुरक्षित रहती है।
जब बीरबल ने सिर्फ एक फूल से जीत ली शर्त। अकबर के दरबार में उस दिन विशेष हलचल थी। सुबह सुबह ही सम्राट अकबर ने ऐलान किया था कि आज एक अनोखी प्रतियोगिता होगी। शर्त यह थी कि जो व्यक्ति सबसे सुंदर और अनोखा फूल लाकर देगा, उसे सोने से भरी थैली इनाम में मिलेगी। शर्त सुनकर दरबारियों के चेहरे खिल उठे। हर कोई सोच रहा था कि ये इनाम तो उसे ही मिलेगा। मुल्ला दो प्याजी ने कहा, महाराज, मैं तो ऐसे फूल लाऊंगा जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। राजा मुस्कुराए और बोले, देखते हैं मुल्ला, देखते हैं। दरबारी लालच और उत्साह से अपने अपने घर की ओर भागे ताकि जल्दी से किसी बाग या जंगल से फूल लाकर पेश कर दें। केवल बीरबल शांति से अपनी जगह बैठे रहे। राजा ने उन्हें देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम शर्त में भाग नहीं लोगे? बीरबल ने सहज भाव से कहा, महाराज, क्यों नहीं लूंगा, लेकिन जल्दी करने से सुंदरता नहीं बढ़ती। दरबारी ये सुनकर हंस पड़े। लगता है बीरबल हार मान चुके हैं। दोपहर तक दरबारियों के हाथ में फूलों की टोकरी आ चुकी थी। किसी के पास लाल गुलाब, किसी के पास पीले गेंदा, तो किसी के पास नाजुक लिली के फूल थे। कुछ लोग दूर देशों से आए दुर्लभ फूल भी मंगवा कर लाए थे। जब राजा ने इन फूलों को देखा तो सचमुच उनकी महक से दरबार महक उठा। लेकिन बीरबल अब भी गायब थे। मुल्ला दो प्याजी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, लगता है बीरबल डर गए। राजा बोले, अभी दिन खत्म नहीं हुआ है, इंतजार करो। शाम ढलने को थी कि दरबार का दरवाजा खुला। अंदर बीरबल आए और उनके हाथ में केवल एक फूल था। ना वो किसी बड़े गुलदस्ते का हिस्सा था, ना ही उसकी खुशबू दूर तक फैल रही थी। वो एक साधारण सा ताजा तोड़ा हुआ चमेली का फूल था। दरबार में हलचल मच गई। ये क्या है? केवल एक फूल? ये तो अपमान है। मुल्ला हंसते हुए बोले, बीरबल, क्या यही फूल आपको जीत दिलाएगा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मुझे बस आपसे 5 मिनट चाहिए, फिर फैसला कर दीजिए। बीरबल ने वो चमेली का फूल सम्राट के सामने रख दिया। फिर बोले, महाराज, ये फूल अभी अभी मैंने आपके महल के बगीचे से तोड़ा है। इसमें सुबह की ओस की ताजगी है और इसे तोड़ने के लिए न जंगल जाना पड़ा, न दुर्लभ स्थान। राजा ने पूछा, लेकिन इसमें खास क्या है? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, इस फूल को मैंने केवल तोड़ा नहीं है, मैंने इसे बचाया है। अगर बाकी सबकी तरह मैं भी ढेर सारे फूल तोड़ लाता तो 100 फूलों की सुंदरता नष्ट हो जाती। लेकिन एक फूल से भी सुंदरता, सुगंध और भावनाएं व्यक्त हो सकती है। 100 फूल तोड़ने में हम 100 सुंदरियों का जीवन खत्म कर देते हैं। दरबार का पलटना। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जो दरबारी टोकरी भर फूल लाए थे, वे अब शर्मिंदा महसूस करने लगे। राजा ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, तुमने हमें सिखाया कि सुंदरता का आनंद लेना चाहिए, उसे नष्ट करके दिखावा नहीं करना चाहिए। मुल्ला दो प्याजी भी सक्का गए। महाराज, हमने तो बस प्रतियोगिता जीतने के लिए सोचा था। लेकिन बीरबल ने तो सोचने का तरीका बदल दिया। राजा ने उठकर बीरबल को गले लगाया, सोने से भरी थैली इनाम में दी और घोषणा की, आज से कोई भी प्रतियोगिता केवल वस्तु की मात्रा पर नहीं, बल्कि बुद्धि और भावना पर भी आकी जाएगी। सीख, सच्ची सुंदरता को संजोना ही सबसे बड़ा सम्मान है। दिखावे के लिए संसाधनों की बर्बादी करना बुद्धिमानी नहीं। कभी कभी कम ही सबसे ज्यादा होता है। अगली कहानी तेनालीराम और गुमशुदा ऊंट की तलाश। विजयनगर के बाजार में उस दिन बड़ी हलचल थी। हर तरफ भीड़ जमा थी। लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। कोई कह रहा था ऊंट चोरी हो गया है, कोई कह रहा था ऊंट जंगल में भटक गया है। असल में नगर के बाहर का मशहूर व्यापारी गोपाल दास रोते रोते लोगों को बता रहा था, उसका कीमती ऊंट गुम हो गया है। वो ऊंट बहुत अनोखा था। उसकी पीठ पर एक तरफ गेहूं की बोरियां और दूसरी तरफ तेल के मटके बंधे थे, और ऊंट की एक आंख भी नहीं थी। गोपाल दास परेशान होकर दरबार पहुंचा।
राजा कृष्ण देवराय से मदद मांगी। राजा ने गुस्से में दरबारियों की तरफ देखा। कहा, यह कैसी लापरवाही है। हमारे राज्य में कोई व्यापारी का ऊंट चुरा ले और उसे ढूंढ भी न पाए। राजा ने तुरंत आदेश दिया, तेनालीराम को बुलाओ। थोड़ी देर में तेनालीराम दरबार में पहुंचा। राजा ने पूरी घटना सुनाई और कहा, तुम्हें 3 दिन का समय है, कहीं से भी व्यापारी का ऊंट ढूंढ कर लाओ। तेनालीराम मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं ऊंट ढूंढ लाऊंगा, लेकिन पहले जंगल जाना पड़ेगा। तेनालीराम जंगल की ओर निकला। रास्ते में उसने मिट्टी पर बने अजीब निशान देखे। उसने कदम रोककर गौर से देखा। कुछ जगह गेहूं के दाने गिरे थे और कुछ जगह तेल के छोटे छोटे धब्बे थे। तेनाली ने मन ही मन कहा, समझ गया, ये ऊंट का ही रास्ता है। आगे बढ़ते हुए उसने देखा, पगडंडी के एक तरफ घास ज्यादा चराई गई थी और दूसरी तरफ नहीं। तेनाली बोला, तो ऊंट की एक आंख खराब है, वो सिर्फ एक तरफ की घास देख पा रहा है। आगे जाकर उसने देखा कि जहां भी रास्ता संकरा था, ऊंट केवल एक तरफ के पेड़ों को छूकर निकला था। तेनाली हंस पड़ा। लगता है ऊंट लंगड़ा भी है, एक पैर में चोट है। तेनाली ने इन सारे सुरागों को जोड़कर मन ही मन ऊंट की तस्वीर बना ली। फिर वो गांव के लोगों से मिलने लगा। हर किसी से बस इतना पूछता, क्या तुमने एक आंख वाले, लंगड़े और गेहूं तेल ढोने वाले ऊंट को देखा है? गांव वाले चौंक जाते। तुम्हें कैसे पता? कल सुबह ऐसा ऊंट यहां से गुजरा था, पूर्व दिशा की तरफ। तेनाली ने दिशा पकड़ी और आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक बच्चा मिला। उसने कहा, ऊंट तो पहाड़ी के उस पार गया, लेकिन वहां 2 आदमी खड़े थे। उन्होंने ऊंट को बांध लिया। तेनाली ने बच्चे को धन्यवाद दिया। तेनाली चुपचाप पहाड़ी की ओट में जाकर छिप गया। नीचे घाटी में सचमुच 2 आदमी ऊंट को बांधकर बैठ के खा रहे थे। तेनाली ने चाल चली। पास के गांव से कुछ किसानों को बुलाकर कहा, अगर ये ऊंट नहीं मिला तो व्यापारी का नुकसान तो होगा ही, तुम्हारा बाजार भी सूना हो जाएगा। किसानों ने मदद का वादा किया। रात होते ही तेनाली और किसान चुपके से नीचे उतरे। चोर गहरी नींद में थे। तेनाली ने धीरे से ऊंट की रस्सी खोली और किसानों के साथ ऊंट को ले आया। सुबह होते ही वो ऊंट को लेकर दरबार पहुंचा। राजा ने खुशी से कहा, तेनाली, तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन ये तो बताओ, ऊंट की पहचान तुम्हें कैसे मिली? तेनाली ने विस्तार से सारी बातें बताईं। गेहूं के दाने, तेल के धब्बे, एक तरफ की घास चरी हुई और रास्ते के किनारे के पेड़ छुए हुए। राजा ने कहा, तुम्हारा दिमाग सचमुच गजब का है। व्यापारी ने तेनाली को इनाम में सोने की थैली दी और बोला, अगर तुम न होते तो मेरा ऊंट कभी नहीं मिलता। सीख, धैर्य और ध्यान से देखी गई छोटी छोटी बातें बड़ी पहेली सुलझा देती है। दिमाग का इस्तेमाल ताकत से ज्यादा कारगर होता है। जब बीरबल ने 4 शब्दों में सुलझा दिया राज्य का बड़ा झगड़ा। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन शांत नहीं था। दरबार में बैठे दरबारी, मंत्री और सिपाही, सभी की निगाहें दरवाजे की ओर थी। दरवाजे से 2 बड़े जमींदार, मालचंद और भूपत राय, गुस्से में लाल चेहरे लिए अंदर आए। मालचंद ने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, भूपत राय ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। भूपत राय भी पीछे नहीं हटे। झूठ, वो जमीन मेरी है, मेरे पूर्वजों की है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने गद्दी पर थोड़ा झुककर कहा, चुप रहो, हम फैसला करेंगे। दोनों जमींदार अपनी अपनी दलीलें देने लगे। कभी नक्शा दिखाते, कभी गवाह बुलाते, कभी पुराने दस्तावेज। मंत्री भी उलझ गए। किसकी बात सही है, तय करना मुश्किल था। अकबर ने माथा पकड़ा और कहा, बीरबल, कुछ करो। ये मामला महीनों से चल रहा है और कोई हल नहीं निकला। बीरबल ने दोनों जमींदारों को ध्यान से देखा। उनके चेहरों पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में और भी कुछ, लालच। उन्होंने सोचा, अगर इन्हें असली जरूरत समझा दी जाए तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। बीरबल बोले, हुजूर,
मुझे 4 शब्द कहने की इजाजत दीजिए, उसके बाद फैसला अपने आप हो जाएगा। अकबर ने इशारा किया, बोलो। बीरबल दोनों जमींदारों के करीब गए, मुस्कुराए और बोले, जमीन साथ नहीं जाएगी। सन्नाटा छा गया। दोनों जमींदार पहले तो चौंके, फिर एक दूसरे की ओर देखने लगे। बीरबल आगे बोले, तुम लोग जिस जमीन के लिए खून पसीना बहा रहे हो, वो तुम्हारे साथ न जन्म में आई थी, न मरने के बाद जाएगी। ये जमीन राज्य की है और राज्य के लोग ही इसकी असली ताकत है। अगर तुम दोनों मिलकर खेती करोगे तो फायदा दोगुना होगा और झगड़ा खत्म। अकबर ने तालियां बजाई। बीरबल, तुमने 4 शब्दों में वो कहा जो महीनों की बहस में नहीं हो पाया। दोनों जमींदार शर्मिंदा होकर बोले, जहां अपना, अब हम साथ मिलकर काम करेंगे। मोरल, दुनिया की दौलत और जमीन सिर्फ इस्तेमाल के लिए है, साथ ले जाने के लिए नहीं। रिश्ते और शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। जब बीरबल ने राजा को पानी में तैरता बिस्तर दिया। फतेहपुर सीकरी में वो गर्मियों का मौसम था, जब हवा भी तपिश से झुलसने लगती है। राजा अकबर महल के बड़े फव्वारे के पास बैठे पसीना पोंछ रहे थे। दरबारियों ने पंखा झलने की कोशिश की, लेकिन तेज गर्म हवा में पंखा भी बेअसर था। अकबर बोले, बीरबल, ये गर्मी तो जान लेने पर तुली है, नींद तो दूर, बैठना भी मुश्किल हो गया है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको ऐसी जगह सुलाऊंगा जहां न गर्मी होगी न मच्छर, और आप पानी के ऊपर सोएंगे। अकबर चौंक गए। पानी के ऊपर? क्या मैं मछली हूं जो पानी में सो जाऊं? अकबर को समझ में नहीं आया कि बीरबल सच में बोल रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या ये कोई जादू है? बीरबल, नहीं हुजूर, ये दिमाग और हुनर का मेल है। अकबर, ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे पानी के ऊपर कैसे सुलाते हो। बीरबल अगले दिन कुछ कारीगरों के साथ दरबार में पहुंचे। साथ में बांस, मोटी लकड़ियां, रस्सी, सूखे नारियल के छिलके और कुछ कपड़े थे। दरबारियों को लगा शायद कोई नाव बन रही है। बीरबल ने काम शुरू किया। पहले बांस और लकड़ी से चौकोर फ्रेम बनाया, नीचे नारियल के छिलके और लकड़ी के तख्ते लगाए, ऊपर रस्सियों से मजबूत बुनाई की, जिस पर मोटा मुलायम गद्दा बिछाया। सब हैरान थे। ये कोई बिस्तर था, लेकिन नीचे की तरफ नाव जैसा तैरने का इंतजाम था। शाम को महल के बड़े तालाब में वो बिस्तर धीरे धीरे उतारा गया। पानी में उतारते ही बिस्तर डगमगाया, लेकिन पलटा नहीं। ऊपर मोटा गद्दा और मच्छरदानी लगा दी गई। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, आइए और खुद अनुभव कीजिए। अकबर पहले थोड़ा डरते डरते चढ़े। बिस्तर हल्का सा हिला, फिर स्थिर हो गया। हवा तालाब के ऊपर से बह रही थी। हल्की ठंडक और पानी की नमी ने अकबर को तुरंत सुकून दिया। अकबर, वाह, ये तो सच में जन्नत जैसा एहसास है। बीरबल, हुजूर, आप बिना चिंता यहां सो सकते हैं। ये बिस्तर पानी पर तैरता रहेगा और मच्छरदानी आपको परेशान नहीं होने देगी। दरबार में कई लोग चुपके से कह रहे थे, देखो, बीरबल ने राजा का दिल फिर जीत लिया। अगर राजा रोज इस बिस्तर पर सोएंगे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। एक मंत्री ने तो सोच लिया कि अगर बिस्तर में थोड़ी खामी निकाल दी जाए तो राजा का भरोसा बीरबल से हट जाएगा। अगले दिन रात को वही मंत्री चुपके से तालाब में पहुंचा। उसने बिस्तर के एक बांस की गांठ खोल दी ताकि बिस्तर डगमगाकर राजा को डरा दे। लेकिन बीरबल को पहले से शक था। उन्होंने बिस्तर में दोहरी सुरक्षा कर रखी थी। अगर एक बांस ढीला हो जाए तो भी बिस्तर न डूबे। सुबह अकबर ने सोते सोते बिस्तर में हल्की डगमगाहट महसूस की। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने बिस्तर की जांच की और तुरंत समझ गए कि किसी ने छेड़छाड़ की है। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह बिस्तर की गलती नहीं, बल्कि वफादारी की परीक्षा है। लगता है कोई आपको असुविधा में देखना चाहता है। अकबर, तुरंत पता लगाओ कौन है। बीरबल ने चालाकी से सबको बिस्तर पर चढ़ने को कहा। जब वही मंत्री चढ़ा
तो बिस्तर फिर डगमगाया, क्योंकि उसने छेड़छाड़ की जगह पहचान ली और नजर बचाकर वही पैर रखा। अकबर ने तुरंत समझ लिया कि वही दोषी है। अकबर ने मंत्री को सजा दी और बीरबल की तारीफ करते हुए बोले, तुमने न केवल मुझे पानी पर आरामदायक नींद दी, बल्कि ये भी दिखा दिया कि ठंडक पाने से ज्यादा जरूरी है सतर्क रहना। बीरबल, जहां पनाह, चाहे सिंहासन हो या पानी का बिस्तर, स्थिरता सिर्फ सही संतुलन और सही लोगों के सहारे रहती है। मोरल, आराम तभी सुरक्षित है जब उसके आसपास ईमानदारी और सतर्कता हो। बाहरी सुख से ज्यादा सही संगति और सुरक्षा जरूरी है। राजा के अनमोल मोती की चोरी, तेनालीराम का हल। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के पास एक अनमोल मोती था। वो मोती सिर्फ सुंदर ही नहीं था, बल्कि कहा जाता था कि वह उनके पूर्वजों की निशानी और राज्य की समृद्धि का प्रतीक था। राजा उस मोती को एक खास सोने के डिब्बे में महल के भीतर रखवाते थे। एक दिन जब राजा दरबार खत्म कर अपने कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा सोने का डिब्बा खाली था। राजा का चेहरा तमतमा उठा। ये कैसे हो गया? ये तो किले की सबसे सुरक्षित जगह थी। चोरी की खबर और अफरातफरी। पूरे महल में हड़कंप मच गया। पहरेदारों से पूछताछ हुई, नौकरों के कमरे खंगाले गए, यहां तक कि महल का हर कोना टटोला गया, लेकिन मोती का कोई पता नहीं चला। राजा ने गुस्से में कहा, अगर 3 दिन में मोती नहीं मिला तो जिम्मेदारों को कठोर सजा दी जाएगी। जब तेनालीराम को खबर मिली तो वो दरबार पहुंचे। मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर अनुमति दें तो मैं इस चोरी का रहस्य 24 घंटे में सुलझा दूंगा। राजा, तेनाली, ये मजाक का समय नहीं है। तेनाली, महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा, बस मुझे आपकी सेना का एक ड्रम, थोड़ी रस्सी और दरबार का खुला हॉल चाहिए। राजा ने अनुमति दे दी, लेकिन दरबारी फुसफुसाने लगे, ये जरूर कोई पागलपन करने वाला है। अगले दिन तेनालीराम ने दरबार में राजा के सभी विश्वसनीय सेवक, पहरेदार और रसोइये को बुलाया। सबके सामने एक बड़ा लकड़ी का ड्रम रखा गया। तेनाली ने गंभीर आवाज में कहा, यह ड्रम कोई साधारण ड्रम नहीं है, ये सच बोलने वाला ड्रम है। जो भी चोर इसके अंदर हाथ डालेगा उसका हाथ अपने आप काला हो जाएगा। सब लोग चौंक गए। तेनाली ने एक एक कर सभी को ड्रम में हाथ डालने को कहा। सबके हाथ साफ निकले, लेकिन तेनाली ने देखा कि एक आदमी, महल का एक रसोइया, बहुत हिचकिचा रहा है। तेनाली ने तुरंत कहा, तुम सबसे पहले डालो। वो रसोइया डरते डरते आगे आया, लेकिन हाथ डालते ही तुरंत बाहर खींच लिया। तेनाली ने उसके हाथ को देखा और मुस्कुराया। महाराज, यही है चोर। राजा हैरान रह गए, लेकिन ड्रम ने इसका हाथ काला नहीं किया। तेनाली ने हंसते हुए कहा, असल में ड्रम में कोई जादू नहीं था, मैंने बस अंदर थोड़ा सा काजल लगा दिया था और बाकी हिस्से को साफ रखा था। ईमानदार लोग बिना डर के हाथ पूरे अंदर डालते हैं, जिससे काजल लग जाता है, लेकिन चोर सोचता है कि कहीं हाथ काला न हो जाए, तो वो ऊपर से ही छूकर निकल जाता है, और यही डर उसे पकड़वा देता है। रसोइये ने डर के मारे सब कबूल कर लिया। उसने मोती अपने कमरे के छिपे हुए बक्से से निकालकर राजा को सौंप दिया। राजा ने राहत की सांस ली। तेनाली, तुमने मेरी सबसे कीमती चीज और मेरी नींद दोनों लौटा दी। राजा ने तेनालीराम को सोने की एक थाली इनाम में दी। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये इनाम तो मैं लूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अब से महल की सुरक्षा से ज्यादा विश्वास पर ध्यान दिया जाए। राजा ने हामी भरी और दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मोरल, सीख, चोरी पकड़ने के लिए हमेशा ताकत या हथियार की जरूरत नहीं होती, कभी कभी थोड़ी सी चालाकी ही काफी होती है। डर इंसान को सच बोलने से पहले ही पकड़वा देता है। जब बीरबल ने गधे पर बैठाकर राजा को खुश कर दिया। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बड़े चुपचाप बैठे थे। चेहरे पर मुस्कान तो दूर, माथे पर शिकन थी।
मंत्रीगण और दरबारी डर डर कर इधर उधर देख रहे थे। आखिर हुआ क्या है? बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, आज बादशाह सलामत की आंखों में बादल क्यों छाए हैं? अकबर ने आप भरते हुए कहा। बीरबल, दिल बहुत भारी है, कुछ ऐसा करो कि दिल हल्का हो जाए, हंसी भी आ जाए और मन भी खुश हो जाए। तुरंत ही बाकी मंत्री अपनी अपनी कला दिखाने लगे। कोई कविता सुनाने लगा, कोई नाच गाना, कोई जोकर बन गया, पर अकबर का चेहरा वैसे ही सख्त बना रहा। अकबर बोले, बीरबल, कुछ ऐसा कर कि मैं हंसते हंसते पेट पकड़ लूं। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, आपकी हंसी अब से आधे घंटे में आ जाएगी, लेकिन जो देखेंगे वो दरबार में किसी ने कभी नहीं देखा होगा। दरबार के लोग चौंक गए। बीरबल क्या करने वाला है? बीरबल बाहर गया और थोड़ी देर में वापस लौटा, लेकिन उसके पीछे पीछे एक गधा आ रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर आप इस गधे पर बैठ जाएं, तो आपको ऐसा मजा आएगा कि सारी उदासी उड़नछू हो जाएगी। पूरा दरबार हक्का बक्का। क्या बादशाह सलामत गधे पर बैठेंगे? अकबर ने हैरान होकर पूछा। बीरबल, क्या तुम मजाक कर रहे हो? बीरबल मुस्कुराया, नहीं जहांपनाह, इसमें कोई अपमान नहीं, बस एक अनोखा अनुभव है। थोड़ी सोच विचार के बाद अकबर ने हामी भर दी और फिर अकबर साहब गधे पर बैठ गए। गधा भी जैसे समझ गया कि उसकी आज शाही जिम्मेदारी है, धीरे धीरे दरबार में चक्कर लगाने लगा। दरबारियों की हंसी छूटने लगी। कोई मूंछ दबा रहा था, कोई पगड़ी, ताकि बादशाह की नजर न पड़े। बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, जहांपनाह, देखिए, आज दिल्ली के सबसे ताकतवर इंसान और सबसे जिद्दी जानवर की जोड़ी बनी है। गधा चलते चलते अचानक बैठ गया और अकबर धीरे से उसके गले में लिपटकर गिरने से बचे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसते हंसते दोहरा हो गए। बीरबल, ये तो वाकई अद्भुत था, मैं कई दिनों बाद इतना हंसा हूं। अकबर ने कहा, सिख। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, कभी कभी खुशी किसी बड़ी चीज से नहीं, बल्कि एक छोटे और साधारण अनुभव से आती है। बस हमें उसे अपनाने का साहस चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली बादशाह वो है जो कभी कभी गधे पर भी बैठ सके। जब बीरबल ने पानी में तैरता बिस्तर बनाया। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल गर्मी के दिनों में महल के बाग में टहल रहे थे। धूप इतनी तेज थी कि दोनों पसीने से तरबतर हो गए। अकबर बोले, काश ऐसा बिस्तर होता जिस पर हम पानी के ऊपर लेटकर आराम कर पाते। दरबारियों ने यह सुनकर सोचा कि यह तो नामुमकिन काम है, लेकिन बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, यह काम मुश्किल जरूर है, मगर असंभव नहीं। अकबर ने चुनौती भरे अंदाज में कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुमने पानी में तैरता बिस्तर बना दिया तो इनाम मिलेगा, वरना सजा भी तय रहेगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, 3 दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने बढ़ी और मछुआरों को बुलाया। उसने लकड़ी का हल्का मगर मजबूत चौकोर फ्रेम बनवाया। फ्रेम के नीचे बड़ी बड़ी हवा से भरी मटकी और सूखी कद्दू की बोतलें बांध दी, ताकि वो पानी में डूबे नहीं। ऊपर मोटी बांस की चटाई और नरम कपड़े बिछा दिए। पूरा बिस्तर नदी किनारे ले जाकर पानी में रखा गया तो वो तैरने लगा। लोग ये देखकर हैरान थे कि बिस्तर पानी में डूबे बिना स्थिर खड़ा है। तीसरे दिन बीरबल ने अकबर को नदी किनारे बुलाया। अकबर पहले तो हिचकिचाए, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, एक बार बैठकर देखिए। अकबर सावधानी से बिस्तर पर लेट गए। धीरे धीरे लहरें बिस्तर को झूले की तरह हिला रही थी। ठंडी हवा, पानी की मीठी आवाज और झूलने का आनंद पाकर अकबर आंखें मूंदकर मुस्कुराने लगे। वाह बीरबल, ये तो किसी स्वर्ग से कम नहीं, अकबर ने कहा। दरबारी भी इस अद्भुत नजारे को देखकर ताली बजाने लगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल,
तुमने आज गर्मी को मात दे दी और हमें भी खुश कर दिया। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सही दिमाग और थोड़ी मेहनत से मुश्किल काम भी आसान हो सकता है। मोरल, असंभव सिर्फ सोच में होता है, समझ और प्रयास से वो संभव बन जाता है।